मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ। एज पैटर्न क्या है कि अगर योर एज इज मोर देन 60 तो फिर आपका जो इक्विटी एक्सपोजर है इट शुड नॉट बी मोर देन 20%। रेस्ट ऑफ 80% में आपका एफडीआर, गोल्ड इन्वेस्टमेंट या सेफ इन्वेस्टमेंट्स आपका होना चाहिए। एंड इफ़ योर एज इज़ 25 तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपकी 25 की एज है देन योर इक्विटी एक्सपोजर शुड बी मोर देन 80%, क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास वो वेटिंग पीरियड है कि एक बार फॉल भी होता है तो आप रिकवरी तक रुक सकते हो। लेकिन 60 के बाद आदमी के पास उतना समय नहीं होता है, तो एज फैक्टर के साथ भी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पैटर्न को चेक करना पड़ता है। दूसरा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के अंदर बोलना चाहूँ तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक मैं लैंड इन्वेस्टमेंट में भी रखता हूँ, क्योंकि लैंड के अंदर मेरा क्लियर लॉजिक है कि जितनी भी लैंड अवेलेबल है उससे ज़्यादा लैंड बनेगी नहीं। ये कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है या कोई प्रोडक्शन नहीं है कि आप इसको बना सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें नए नए रोड बनने के बाद, नए नए एरिया का डेवलपमेंट होने के बाद, नए नए एरिया के अंदर नए प्लॉट्स पड़ते हैं। लेकिन साथ में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने कैलकुलेशन के हिसाब से एक ऐसी जगह चूज़ की है जो कि आज के दिन में आइसोलेटेड है या आज के दिन में इतनी एक्सपोज नहीं है, तो योर इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन दैट एरिया कि आपको वहीं पे लैंड लेनी चाहिए जहाँ पे आज के दिन में इतना प्राइस का हाइक नहीं हुआ है। लेकिन इसके साथ आपको देखना है कि ये कौन सी एरिया है, कहाँ पे कैसा इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे आजू बाजू में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कोई फ्यूचर में नए रोड आ रहे हैं, कोई फ्यूचर में कुछ नया बन रहा है या बनने का चांस है। अगर इस एंगल के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप चूज़ करिए तो फिर वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट लैंड का भी हो सकता है। लेकिन ये सब इन्वेस्टमेंट, जो लैंड इन्वेस्टमेंट मैंने बोला, जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट मैंने बोला, ये सारे इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको वेटिंग पीरियड रहेगा। सो इफ़ योर एज परमिट देन एंड देन यू हैव टू चूज़, अदर वे फॉर if your age is more than 58, 60, 65, you have to choose gold, you have to choose FDR, you have to choose a safe investment. That is my suggestion. Okay, दूसरा ये है कि जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हुई या लैंड की बात हुई, लेकिन मैं ये चाहूँगा स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि इफ़ योर मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ इज़ देयर तो कैसे आगे बढ़े। लेकिन हमारे वहाँ इंडिया में, हमारे गुजरात में, पाटन में ऐसे लोग हैं कि जिनकी मंथली इनकम 35 से 40 हज़ार है, या पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो उनकी मंथली इनकम तकरीबन 50 से 60 हज़ार है। अब ऐसे में होना ये है कि घर भी चलाना है, सिलेंडर के भी मतलब पैसे चुकाने हैं, बिजली का बिल देना है, घर के सब खर्चे चुकाना, तो ऐसे लोगों को स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। और ये भी है मतलब हाँ, उनकी भी लाइफ कभी कभी रिस्क पे होती है। तो उसमें से कमाने वाला कोई एक इंसान चला गया तो मंथली इनकम वैसे भी कम थी और कम हो जाएगी, तो सर्वाइव कैसे करें। तो ऐसे छोटे फैमिलीज कैसे सर्वाइव करें। ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड कर देता हूँ कि एक एज है 30-35 जी, आपकी इनकम है 35-40 हज़ार रुपया, तो फर्स्ट यू हैव टू सिक्योर योर फैमिली। सिक्योरिटी ऑफ फैमिली के लिए यू शुड इंश्योर योर सेल्फ फॉर 35 लाख रुपीज़। 35 के हिसाब से अगर आप चलो तो फिर उसका जो 8% के हिसाब से अगर कुछ होता है तो 8% के हिसाब से वो कैपिटल का जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें आपकी फैमिली सर्वाइव हो जाएगी। जिसमें आप कमाते हो, अगर उस अमाउंट में वो लोग सर्वाइव होते हैं तो फिर वो सर्वाइव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। तो उसके लिए यू हैव टू टेक 35 लाख से 50 लाख की एक टर्म पॉलिसी आप ले लीजिए, जिसमें 3 से 5 हज़ार तक का या 7 हज़ार तक का प्रीमियम आ जाएगा। डिपेंड अपॉन आप जितनी लंबी लेते हैं। उसमें टर्म पॉलिसी में उल्टा है, आपने टर्म लंबा लिया तो प्रीमियम ज़्यादा रहता है, और टर्म आपने शॉर्ट लिया है तो प्रीमियम कम होता है। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूँ कि 75-80 तक का रिस्क आपको रखना चाहिए। एक दूसरा, आपको मेडिक्लेम पॉलिसी लेना चाहिए। अगर आपकी इनकम कम है तो आज के दिन में जो हमारे
केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की स्कीम है, इस हिसाब से प्रधानमंत्री का हेल्थ बीमा जो योजना है उसमें भी आपको रजिस्टर्ड करना चाहिए अपने आप को। दूसरा ये आपको करना चाहिए कि आपका एक एक्सीडेंट पॉलिसी भी होना चाहिए, जिससे कि अगर आप 2 साल 3 साल काम नहीं कर पाते हो तो वो पॉलिसी 24 मंथ तक का रिटर्न देती है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है जो 1 साल में 24 महीने तक का कवरेज करती है। तो आपको ये डिज़ाइन पॉलिसी को चूज़ करना है, उस पॉलिसी को लेना है जिससे कि एक्सीडेंट होने के बाद आपको वो हर महीने की इनकम 24 महीने तक चालू रहेगी। ये आपको पक्का करना है। तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग इसमें करना इज़ वेरी एसेंशियल, कि रिटायरमेंट प्लानिंग अगर नहीं करते हैं तो फिर ये हो जाता है कि गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ ही आपको ज़िंदा रख सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अपने एंगल से 6 to 7% के एंगल से बढ़ने वाला है। सो वी हैव टू लीव, महंगाई के जो दर है उसके साथ ही हमें ज़िंदा रहना है, लेकिन अपने प्लानिंग को हमें उस एंगल से बनाना है जिससे कि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकें। और जो आपने बताया कि ये मिनिमम कंट्रीब्यूशन, जैसे कि आपकी 4 लाख की इनकम है तो योर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट शुड बी 20 to 25% और 30% और 40%, और रेस्ट ऑफ आपको खर्च नहीं करना है। मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर लिविंग इन सच ए स्पान, तो आपको 30-40% तक इन्वेस्टमेंट में जाने देना है और 60% में ही आपको घर चलाना है। ये देखना है आपको, वो प्लान करना है। अगर ऐसे प्लानिंग में अगर आपको कोई जगह पे दिक्कत होती है तो आप अपनी स्किल के ऊपर भी देखना, क्योंकि मैंने एक फैमिली को देखा हुआ है, मेरी लाइफ की एग्जांपल है, मैं शायद नाम नहीं बोल सकता हूँ उसका, लेकिन मैंने देखा है कि एक एक्सीडेंटल डेथ होने के बाद उस फैमिली के अंदर 3 या 4 लोग आज के दिन में है, और जब उस फैमिली में उनके ब्रेड विनर की हयाती थी तब उनकी जो इनकम थी, और उनके जाने के बाद वो तीनों और चारों लोग ने मिला के आज एक बिज़नेस का एम्पायर खड़ा किया है, और आज उनकी सालाना इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये नहीं होता है कि कहीं पे अंत हो जाता है, एवरी टाइम देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। बस आपके अंदर वो सोच और जज्बा होना चाहिए, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, और ये जो बोले कि स्मॉल इन्वेस्टर है, इंश्योरेंस में प्रीमियम भरते थे, वो तकरीबन समझिए कि 10-15 साल तक प्रीमियम उन्होंने भरा, और घर में अगर शादी ब्याह ऐसा कोई मामला आया तो इनमें से उनको लोन वगैरह मिल सकती है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इफ़ इट्स अ टर्म प्रोडक्ट तो फिर लोन का उसमें प्रावधान नहीं होता है। लेकिन आपका अगर सेविंग प्रोडक्ट हो, या आपने ELSS हो, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर आपने शेयर मार्केट के यूनिट्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया हो, तो आपका रिस्क कवरेज भी होता है। आपका एक अंदर यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ती है, और यूनिट को आप विड्रॉ भी कर सकते हो। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स को भी देखा है जो उन्होंने 2-2, 5-5 करोड़ का टर्म प्रोडक्ट बनाया था, और ऐसी ही एक डिज़ाइन इक्विटी प्रोडक्ट के साथ बनाया था। तो वो कभी कभी ज़रूरत होती थी तब वो अपने यूनिट्स को विड्रॉ करते थे और अपना रिस्क चालू रखते थे। तो ये कर सकते हैं। बाकी आपका जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट एंड गुड इन्वेस्टमेंट पैटर्न। और मैं इसको ऐसे भी बोलता हूँ कि इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा मनी, डोंट वेट फॉर योर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 4% आएगा, उसके लिए वेट मत करो। यू गो टू जियो फिनेंस ऐप और एनी ऐप वॉट एवर यू फाइंड मे सुटेबल टू यू, आप वहाँ पे जाइए और गोल्ड में उसको पार्क कर दीजिए, क्योंकि गोल्ड की जो स्पीड रहेगी वो रहेगी उसमें। हाँ, हालांकि जो बबल होते हैं, बबल का तो थोड़ा लॉस होता ही है, क्योंकि कभी कभी उसमें बबल गेम भी आ जाती है। बबल गेम आप सभी समझते हो कि कभी कभी प्राइजेस एकदम हाई हो जाती है, तो गुब्बारा बनता है तो फूटता है। लेकिन उसमें ये नोबल सारी मेटल्स है, आप मानते भी हो इस मेटल को, क्योंकि देखिए प्लेटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये तीनों मेटल ऐसी है कि जिसको आप उनका केमिकल रिएक्शन रेट कम है। यानी गोल्ड की ऑर्नामेंट है, अगर वो प्योर गोल्ड है तो उसकी चमक वो रहती है, प्लेटिनम में थोड़ा है, चांदी में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये सारी मेटल्स है जिसमें वैल्यू ऐड होती है हर साल। और मैंने सुना हुआ है और मेरे पास वो डेटा भी है कि आज के दिन में चाइना इज़ बाइंग सिल्वर लाइक एनीथिंग, इंडिया इज़ बाइंग गोल्ड लाइक एनीथिंग। और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अगर गोल्ड की बाइंग है, मेरे पास ये डेटा भी है कि सिल्वर
हमारे पास अक्टूबर नवंबर में डिलीवरी न हो इस मात्रा में, सिल्वर के सामने जितने ट्रेड थे उसके सामने डिलीवरी नहीं होगी पूरे महीने तक, ये क्लियर डेटा था मेरे पास। और दैट आई नो कि सिल्वर इसमें इतना बढ़ेगा, और सिल्वर को बढ़ना पड़ा और सिल्वर को फिर डाउन भी आना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी स्टार्ट हो गई। सो दिस इज़ ऑल्सो वन कमोडिटी गेम, लेकिन ये बहुत डीप सब्जेक्ट्स है। तो मैं चाहूँगा कि जो छोटे इन्वेस्टर हो इस चीज़ों से दूर रहे, आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, स्लो इन्वेस्टमेंट करना है, और जो बड़े जायंट है उसके लिए स्काई इज़ अ लिमिट, यू मे गो। बट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ये कंबाइंड सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो, ये एक दूसरे के पूरक है। जी, वैसे मतलब आपने एक जवाब दे ही दिया। मैं ये पूछना ही चाहता था कि जो बबल गेम है, ये गुब्बारा है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में ये गुब्बारा ही है कि इतना प्राइस इसका बढ़ा है, और अभी कोई अगर इन्वेस्ट, जैसे आपने कहा स्मॉल स्केल इन्वेस्टर इससे तो दूर ही रहे, तो मतलब अभी भी इसमें इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है? हाँ, इसमें अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पैटर्न के हिसाब से जाता हो तो वहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आता है, या वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है इसको, और गुजराती में हम पाड़ा बोलते हैं। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वैल्यू कॉस्ट एवरेजिंग में देयर इज़ नो रिस्क, क्योंकि आपने तो रोकना है 2-3 हज़ार 5 हज़ार हर महीने का। तो अगर आज हाई प्राइस है तो आप कम गोल्ड आएगा, कल वो प्राइस डाउन होता है तो ज़्यादा गोल्ड आएगा। तो आपका एक हॉरिजन है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसके अंदर अगर एवरेज में आप चले जाए तो 12-15% के ऊपर से इंटरेस्ट छूट सकता है। आई एम नॉट गिविंग एनी एश्योरेंस, लेकिन ये रिटर्न आ सकता है क्योंकि 5 साल का ट्रैक उसका मोर देन 50% का है। वो अच्छा एक टाइम रहा है, और इससे आगे भी टाइम शायद ये मेटल्स के अच्छे रहेंगे। तो वैसे तो हम इस चर्चा के अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं, और इसमें आपने LIC की जीवन रेखा, जीवन सुरक्षा, ये सब बातें की, लेकिन साथ में इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट की जो थी, तो बात तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम की फलश्रुति ये रखते हैं कि इंश्योरेंस में जो है वही इन्वेस्टमेंट ही है। लेकिन साथ में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ओपन मार्केट है तो अभी प्राइवेट कंपनीज भी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो क्या ये पॉलिसी धारक या उनके बाद जो भी उनकी फैमिली मेम्बर्स है, व्हाट इज़ एडवाइजेबल, इज इट LIC या प्राइवेट कंपनी? नहीं, इसमें देखिए भारत में रेगुलेटर है। हाँ। तो रेगुलेटर के एंगल से अगर प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन की है तो रेगुलेटर का वो रूलिंग रहता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि आपने जो बोला है वो आपको करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता है तो फिर देयर यू हैव अ लो, पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके ऊपर बना है, अपनी भारतीय जो भी सिविल प्रोसीजर कोड है इसके अंदर भी प्रावधान है कि आप इसमें भी जा सकते हैं, और CPC है उसमें जाके आप अपना न्याय ले सकते हैं। तो इसमें जो रेगुलेटर के हिसाब से प्रोडक्ट बना है, अगर प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी काम नहीं करती है तो फिर उनके रिजर्व में से वो पैसा आपको मिल जाता है, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ की वाली बात ये है कि यू हैव टू चूज़ अ राइट प्रोडक्ट। सर्टेन थिंग्स क्या होता है कि आपको एक इलस्ट्रेशन बना के अगर कोई बताता है और इलस्ट्रेशन में कुछ अलग निकलता है, प्रोडक्ट अलग चली जाती है, तो फिर उसमें इंश्योरेंस कंपनी की गलती नहीं होती है। या फिर ऐसा भी होता है कि एक्चुअरीज ने उसका डिज़ाइन नहीं किया हो, लेकिन मार्केटिंग टीम से कुछ अलग बात निकल के बाहर आ जाती है, या फिर सेलिंग पॉइंट से बाहर आती है, और ऐसी कोई मिस सेलिंग हो जाती है, ऐसी कोई प्रोडक्ट बन जाती है, तो फिर उसमें आपको वो देखना है, बस ध्यान रखना है। बाकी आप प्रोडक्ट को पूरी रीड करें, अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी है तो फिर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि यू हैव टू चूज़ द गवर्नमेंट कंपनी ओनली एंड यू हैव नॉट टू चूज़ द प्राइवेट कंपनी। इट इज़ अप टू 100% यू। इफ़ यू लाइक अ प्रोडक्ट यू मे गो विद द बेस्ट प्रोडक्ट, वॉट एवर यू थिंक सुटेबल टू यू। ओके, सो कॉमन मैन को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, हाँ, लेकिन इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट खास करना है, क्योंकि जैसे दर्शक भाई ने बताया कि लायबिलिटीज़ दैट दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर ब्रेड एंड बटर जो कमाता है अगर वो कुटुंब में से चला जाता है तो उसके बाद कुटुंब को सर्वाइव करना कहीं पे दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे यही नोट है कि इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस, इफ़ यू आर अ बिग प्लेयर देन यू मे गो फॉर गोल्ड, लैंड
एंड मैनी मोर प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर द इन्वेस्टमेंट। लेकिन स्मॉल स्केल इन्वेस्टर जो है, अगर आपकी सालाना आवक 4 to 5 लाख है तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। तो इसी नोट के साथ हम इस कार्यक्रम को ब्रेक देते हैं और दर्शक भाई को फिर से विनती करते हैं कि अगर कोई आखिर कोई सुझाव है। मेरी बस ये आप सभी को इतनी एडवाइस है कि आप एक टर्म प्रोडक्ट अपने फैमिली के लिए, सिक्योरिटी के लिए रखना। हेल्थ प्रोडक्ट है, आपके व्हीकल्स को रेगुलरली इंश्योर्ड करना। इसमें आपको ज़रा भी ये चूक नहीं करना है कि मैं 600-800 का प्रीमियम भरूँ ना भरूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वो लाइबिलिटी पार्ट अंदर पड़ा है। तो यू हैव टू सिक्योर योर हार्ड एंड अमाउंट जो भी आपने सेविंग बनाया है। कीप इन्वेस्टिंग इनटू द गोल्ड बाय फिजिकल और बाय वे ऑफ डिजिटल वर्चुअल इन्वेस्टमेंट और सेकेंडरी SIP इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, आई सिंपली सेड। और जिनके पास कैलकुलेशन हो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट इक्विटी में भी चले जाएं, लेकिन कीप इन्वेस्टिंग। और आपको ये देखना है कि आपकी एज कितनी है और आपकी एज आपको कितना वेटिंग देगी। क्योंकि अगर आपको 10 साल वेट करना है तो योर क्वेश्चन शुड बी कि भाई मैं 10 साल में 65 साल का या 70 साल का आदमी हो तो शैल आई हैव अ टाइम फॉर 10 years टू वेट। अगर आपके सामने आईने से ही जवाब आ जाए कि नहीं, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, तो योर इन्वेस्टमेंट शुड बी 80% और 85% शुड बी विद इन द गोल्ड और FDRs और विद इन द सेफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न, और 10 to 15% जो कि अगर आपको लंबा उतना एक हॉरिजन मिल जाता है तो उस हॉरिजन में आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और मैं इसमें आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा रखता हूं कि हमारी ये पूरी जो बात है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की आप सबको अच्छी लगी होगी और हम फिर से कोई एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय भारत। थैंक यू वेरी मच दर्शक भाई। इट वॉज अ वंडरफुल एंड फ्रूटफुल टॉक शो कि हमारे श्रोताओं को कुछ अपने प्लानिंग के लिए मार्गदर्शन मिला होगा। साथ में सभी से मैं ये गुजारिश भी करूँगा कि आज आपको जो मिला और आपको अगर कुछ क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन डाल सकते हैं। श्योर दर्शक भाई आपको प्रॉपर आंसर्स देंगे। आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए, क्वेरीज डालिए कि क्या पूछना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। और अगर इसमें कुछ अगर छूट गया है तो कृपया आप लिख के हमें भेजें, तो हम श्योर देखेंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू दर्शक भाई, थैंक यू वेरी मच। विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू।